शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दिस इज़ मोहम्मद रिजवान, रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बन्नो एंड एक्स लेक्चरर नर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज पेशावर। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1, हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। यानी फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 जो कि हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग के रिलेटेड है। यानी इसका मतलब यह है कि किस तरह हेल्थ केयर जो मौजूदा हमारी हेल्थ का निज़ाम है ये किस तरह जो है इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, और इसके साथ साथ नर्सिंग के डेवलपमेंट में, नर्सिंग के नॉलेज में और नर्सिंग की प्रैक्टिस एंड स्किल्स में आज हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ये कौन से स्टेज के ज़रिए गुजर के इस दौर में पहुंच चुका है। And this slide is that of Wahid Shah because of this concise and a huge knowledge in this slide. That's why I select this slide. Objective: at the end of the session, the student will be able to define nurses एंड नर्सिंग, यानी डिफाइन नर्स एंड नर्सिंग, नर्स और नर्सिंग में क्या फ़र्क है। टू डिस्कस हेल्थ केयर इन एंशियंट कल्चर, पुराने ज़माने में हेल्थ का निज़ाम किस तरह था। टू एलेबोरेट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है हेल्थ केयर की और इसके साथ साथ नर्सिंग की। टू डिस्कस इस्लामिक पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग नर्सिंग, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नर्सिंग में किस तरह डेवलपमेंट आई है, वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से दौर है इस्लामिक एरा से जिसमें नर्सिंग में डेवलपमेंट आ गई है। डिफरेंट स्कॉलर ओवरव्यू रिगार्डिंग नर्सिंग, मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो पेश की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस नर्सिंग, WHO जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके फंक्शंस क्या है, और इसके साथ साथ नर्सिंग का फंक्शंस क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम में इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि नर्सिंग की ज़रूरत क्या है, मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके हवाले से हम थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं। नर्सिंग बिगन एज अ डिज़ायर टू कीप पीपल हेल्थी एंड टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड एश्योरेंस टू द सिक। यानी नर्सिंग की जो प्रोफेशन है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हम जितनी भी सिक लोग हैं, वो लोग जिसकी कोई सोशल एबनॉर्मेलिटीज़ है, जिसकी सोसाइटी में उसका जो रोल है उसमें कुछ ना कुछ अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी वो लोग हैं जो कि कुछ डिजीज़ के साथ है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ है, उसको हम केयर प्रोवाइड करते हैं। यानी मतलब यह है कि नर्सिंग जो है इसका मकसद ये है कि ये इन लोगों को जिसका हेल्थ जो है इसमें कोई डिविएशंस आई है, उसको कोई डिजीज़ है या कोई उसको परमानेंट एबनॉर्मेलिटीज़ है, हम उसको केयर प्रोवाइड करें। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि सिक, इल या डिजीज़ के साथ है, हम उसको केयर प्रोवाइड करें, उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें। ऑल्दो द जनरल गोल ऑफ नर्सिंग हैव रिमेन्ड रिलेटिवली द सेम ओवर द सेंचुरीज, लेकिन अगर हम बात करें, जनरली बात करें तो सेंचुरीज से लेके इस मौजूदा दौर तक नर्सिंग का जो रोल है वो एक रोल है। यानी इसका एक बुनियादी रोल जो है वो है हॉस्पिटल के अंदर हम पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड कर लेते हैं, हम पेशेंट के लिए वो काम कर लेते हैं, हम पेशेंट को उन फंक्शंस में हम उसकी सपोर्ट कर लेते हैं जो वो खुद नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल वो ओरल फीडिंग नहीं कर सकता तो हम उसके लिए एनजी फीडिंग जो है उसको देते हैं। इसके साथ साथ वो हाइजीन की केयर नहीं कर सकता तो हम उसको हाइजीन की केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि सेंचुरी से लेके एंशियंट टाइम से लेके इस मौजूदा डेवलपमेंट टाइम तक नर्सिंग का जो रोल है वो बिल्कुल एक रोल है, और वो ये है कि हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें। एवर एडवांसिंग साइंसेस एंड द चेंजिंग ऑफ सोसाइटी नीड हैव डीपली इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, लेकिन चूंकि मुख्तलिफ किस्म के फील्ड से जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलपमेंट आ रही है, तो इसकी वजह से वो फील्ड जो है वो चेंज होता जा रहा है। जस्ट लाइक द सेम, चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के थ्योरीज की वजह से नर्सिंग का जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा हो रहा है, और इस नॉलेज के इजाफे की वजह से नर्सिंग का जो प्रैक्टिस है उसमें भी जो है वो डेवलपमेंट आती जाती है। तो मतलब यह है कि आज हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस एक स्टेप वाइज तरीके से इस दौर तक आ चुका है, जो कि आज हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। हम हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के ऊपर इस प्रैक्टिस को हम अप्लाई कर लेते हैं, हम पेशेंट को वो केयर प्रोवाइड करते हैं।
ट्रीटिंग द सिक इज़ नथिंग न्यू, यानी अगर हम एक बीमार शख्स को अगर हम उसको इलाज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम केयर प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक कोई न्यू आइडिया नहीं। पीपल हैव केयर्ड फॉर द सिक थ्रू आउट हिस्ट्री बिगिनिंग इन एंशियंट टाइम, यानी प्रीवियस टाइम में भी अगर हम देख ले तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हुआ करते थे जो लोगों को केयर प्रोवाइड कर लेते। उसमें कुछ पादरी हुआ करते थे, कुछ चर्च वगैरह के लोग हुआ करते थे, कुछ रिलीजियस लोग थे जो कि लोगों को केयर प्रोवाइड करते थे। तो मतलब यह है कि हिस्ट्री बड़ी पड़ी हुई है उन लोगों से जो कि लोगों को केयर प्रोवाइड करते थे। However, considering the long history of nursing, it can prove that nurses receive a formal nursing education. लेकिन अगर हम नर्सिंग की एक तवील हिस्ट्री अगर हम उसको देख ले, यानी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह के दौर से लेके अगर हम इस टाइम तक, क्योंकि सहाबा के दौर में भी कुछ फीमेल हुआ करती थी जो कि लोगों को ज़ख्मियों को जंग के वक्त जो लोग थे उनको केयर प्रोवाइड करते थे, तो वो केयर भी बेसिकली नर्सिंग केयर थी। तो उस दौर से लेके आज इस दौर तक हम जो नर्सिंग का लेवल देख रहे हैं, उसकी जो नॉलेज देखते हैं, उसकी जो स्किल्स देखते थे, ये बिल्कुल एक साथ नहीं बल्कि ये एक स्टेप वाइज एक फॉर्मल तरीके से इसमें ये डेवलपमेंट आ गई है। Over 100 of years, nursing has undergone an evolution, eventually transforming itself into the respected profession we all know today. तो मतलब यह है कि इसमें 100 of years गुजर चुके हैं नर्सिंग को एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन का दर्जा देने के लिए। यानी प्रीवियस ज़माने में जो है लोग उन लोगों को नर्सिंग में हायर करते थे, उन लोगों को ये प्रोफेशन ज्वाइन करना था जो कि किसी पॉवर्टी की वजह से जो है उस प्रोफेशन में चले जाते थे या उसकी कोई दूसरा मार्क्स का जरिया नहीं था। लेकिन अगर आज हम देख ले तो ये एक प्रोफेशन, एक रिस्पेक्टेड जो है एक प्रोफेशन है जिसमें लोग MSN करते थे, BSN PhDs करते थे, इसके साथ साथ पोस्ट डॉक की डिग्री हासिल करते हैं। तो मतलब यह है कि नॉलेज की डेवलपमेंट के साथ साथ नर्सिंग का जो प्रोफेशन है इसकी इमेज और इसकी रिस्पेक्ट भी आजकल जो है एक हाई लेवल पे प्रेजेंट है। नर्स, अब देखिए नर्स क्या है और नर्स एंड नर्सिंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्स की। तो देखिए मुख्तलिफ किस्म की प्रोफेशंस है, जिस तरह आप लोग देखते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन एक प्रोफेशन है, लेकिन इसमें जो बंदा काम करता है उसको हम टीचर्स कहते हैं या हम उसको लेक्चरर कहते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर एक निज़ाम है और हेल्थ केयर की सेक्टर में नर्सिंग जो है ये एक अलग सेक्टर है, एक अलग प्रोफेशन है। अब नर्सिंग में जो बंदा काम करता है ही आर शी में द नेम ऑफ नर्स, तो उसको हम वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नर्स। तो नर्स क्या है? नर्स वो ट्रेंड मेल या फीमेल है जो कि लोगों को केयर प्रोवाइड करती है अगर वो किसी डिसेबिलिटीज़ के साथ या डिजीज़ के साथ एडमिटेड हो इनसाइड द हॉस्पिटल। यानी अ ट्रेंड पर्सन जो कि लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं इनसाइड द हॉस्पिटल, उस बंदे को हम कहते हैं नर्स। तो नर्स की डिफिनीशंस क्या है? तो ये किसी भी जगह में लोग आपसे जो है वो कह सकते हैं नर्स अ पर्सन ट्राइंग टू केयर फॉर द सिक आर इनफेम्स। इनफेम्स का मतलब यह है कि वो बंदा जो कि किसी डिसेबिलिटी के साथ, किसी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज के साथ प्रेजेंट हो या उसको कोई मेंटल डिजीज हो, कोई एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो, तो उसको हम कहते हैं इनफेम। इनफेम का मतलब यह है डिसेबिलिटी, फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी। इसके साथ साथ सिक, सिक का मतलब यह है कि वो पेशेंट, अब ये 3-4 कॉन्सेप्ट है एंड यू विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। इसमें एक है डिजीज, सिक और इल। तो ये 3 मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट है। सिक का मतलब यह है वो बंदा जिसमें किसी ना किसी डिजीज की वजह से उसका जो सोशल रोल है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो उस सोशल रोल की डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं सिकनेस। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा था, वो टीचिंग कर रहा था, अब उसको कोई डिजीज हो गया तो उस डिजीज की वजह से वो टीचिंग नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से उसका सोशल रोल डिस्टर्ब हुआ, सोसाइटी में उसका जो फंक्शंस था वो डिस्टर्ब हुआ, तो उसको हम कहते हैं सिक। तो मतलब क्या है? अ पर्सन ट्राइंग टू केयर फॉर द सिक, तो वो ट्रेंड बंदा जिसको एक मखसूस किस्म का प्रैक्टिस दिया जाता है और वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिग्री या इस तरह सर्टिफिकेट हासिल करे जो कि केयर प्रोवाइड कर लेते हैं सिक या इनफेम लोगों को, स्पेशली इन अ हॉस्पिटल, मोस्टली इन अ हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर भी हमारी एक अलग सा रोल है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम कम्युनिटी के मेंबर्स को मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ से, मुख्तलिफ किस्म की रिस्क फैक्टर से हम कम्युनिटी के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब यह है कि हॉस्पिटल के अंदर भी और हॉस्पिटल के बाहर भी नर्सिस का जो है वो एक रोल है, जो है एक विजिबल उसका एक फंक्शन है। लेकिन अगर हम उसकी डिफिनीशंस के बारे में बात करें तो डिफिनीशन में हम मोस्टली हॉस्पिटल को कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे हमारी रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है।
अब नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक प्रोफेशन है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह एक टीचिंग है, तो टीचिंग एक प्रोफेशन है जो कि लोग ज्वाइन करते हैं, तो इसमें जो बंदा काम करते हैं उसको हम टीचर कहते हैं या उसको हम लेक्चरर कहते हैं। इस तरह नर्सिंग एक प्रोफेशन है और इसमें जो बंदा काम करता है उसको हम कहते हैं नर्स। नर्सिंग इज अ प्रोफेशन विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर फोकस ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज सो दे में अटेन, मेंटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देखिए नर्सिंग जो है ये एक प्रोफेशन है। टू टाइप, वन इज ऑक्यूपेशन एंड द सेकंड इज प्रोफेशन। ये दो कंसेप्ट है जो कि आप लोग बहुत ज्यादा सुनेंगे, एक है प्रोफेशन और दूसरा है ऑक्यूपेशन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑक्यूपेशन हम ऑर्डिनरी, फॉर एग्जांपल कोई तरकान है, कोई इस तरह दूसरा काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी ऑक्यूपेशन है। लेकिन ये एक होता है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब यह है कि उसका एक अलग सा जो है एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, इसके साथ साथ उसकी एक अलग सी जो है वो हायरार्की होती है जिसमें वो काम करते हैं। तो नर्सिंग को पहले ज़माने में लोग एज ए ऑक्यूपेशन जो है उसको अपना लेते थे, लेकिन आज हम नर्सिंग को एक प्रोफेशन का दर्जा देते हैं, चूंकि इसका एक अलग एजुकेशन लेवल है, इसका एक अलग सा कोर्स ग्रेड है, इंटरनेशनल उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट्स व्हाई वी मे कॉल देम एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग इज अ प्रोफेशन विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर फोकस ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल। तो नर्सिंग हेल्थ केयर सिस्टम है। अब हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? हेल्थ केयर सिस्टम वो सिस्टम है जो कि लोगों को केयर प्रोवाइड कर लेते हैं व्हेन ही और शी मे बिकम इल और विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सिंग एक प्रोफेशन है जो कि लोगों को केयर प्रोवाइड कर लेते हैं। अब देखिए टू टाइप ऑफ केयर, एक को हम कहते हैं केयर और दूसरे को हम कहते हैं क्योर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम उसको इतनी ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा जो है वो लेंथी होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। तो केयर का मतलब यह है वो प्रैक्टिस, अगर आप एक इंडिविजुअल के लिए वो काम करे जो वो खुद नहीं कर सकता तो उसको हम कहते हैं केयर। जिस तरह एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी मदर उसके लिए वो काम करते हैं जो वो बच्चा खुद नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल उसको दूध पिलाना, उसकी हाइजीन का केयर करना, उसको जो है इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देना, ये सब काम उसके जो है मदर की होती है, मदर और फादर। तो इसी तरह नर्सिंग का वर्ड्स भी ये एक लैटिन वर्ड्स है जो कि न्यूट्रिक्स से निकला है और इस न्यूट्रिक्स वर्ड्स का मतलब यह है टू नरिश। जिस तरह मदर अपने बच्चे को पालता है इसी तरह इस वर्ड्स का मतलब भी है टू नरिश। यानी नर्सिंग एक लैटिन वर्ड्स है जो कि न्यूट्रिक्स से निकला है और न्यूट्रिक्स का मतलब यह है टू नरिश समवन। तो हम केयर प्रोवाइड कर लेते हैं एक इंडिविजुअल को भी। अगर हॉस्पिटल के अंदर एक इंडिविजुअल किसी डिजीज के साथ हो, इसके साथ साथ फैमिलीज को, अगर कुछ फैमिलीज को कोई प्रॉब्लम्स हो जाए कम्युनिटीज के अंदर, इसी तरह एंड कम्युनिटी सो दैट दे अटेन, मेंटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब क्या है? हम एक इंडिविजुअल को भी केयर प्रोवाइड कर लेते हैं अगर वो हॉस्पिटल के अंदर किसी डिजीज के साथ हो। इसके साथ साथ हम कम्युनिटीज को भी केयर प्रोवाइड कर लेते हैं, जिस तरह हमने बात की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हवाले से। इस तरह हम फैमिलीज को भी जो है वो एजुकेशन देते हैं, हम फैमिली की केयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फैमिली इस तरह होते हैं जिसमें टीबी की केसेस बहुत ज्यादा होती है, तो हम उन फैमिलीज में जाके उन लोगों को हम जो है एजुकेशन देते हैं कि आप लोगों ने इस तरह इस डिजीज और इस केस से आप लोगों ने खुद को प्रोटेक्शन देना है ताकि वो अपनी सेहत को अटेन रखे। अगर वो किसी डिजीज के साथ हो तो हम कोशिश कर लेते हैं कि वो इंडिविजुअल या वो फैमिली उस डिजीज से खुद को निकाले और एक अच्छी सेहत को अटेन करे, हासिल करे। मेंटेन, अगर वो हेल्थी हो, मतलब यह कि उसको कोई जो है डिजीज ना हो, लेकिन हम मजीद कोशिश कर लेते हैं कि उसकी हेल्थ को हम काफी टाइम तक जो है उसको मेंटेन रखे, तो ये भी हमारा रोल है एज अ नर्स। और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ, या हम ऑप्टिमल हेल्थ को रिकवर कर लेते। कोई एक बंदा है जो कि परमानेंट डिसेबिलिटीज के साथ है, तो हम कोशिश कर लेते हैं कि उसको हम लाइफ जो है स्पेंड करने के लिए कुछ इस तरह तरीके तक उसके एक्सप्लेन करें ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सके एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इस तरह हम कम्युनिटीज के लोगों को भी, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है या एक सिंपल हेल्थी इंडिविजुअल है जो कि लेजी टाइप जिंदगी गुजारता है लेकिन अच्छी खासी वो जो है खा लेता है, तो हम उसको गाइड करते हैं कि आपने प्रैक्टिस करना है, इसी तरह आपने पैदल वॉक करना है ताकि फ्यूचर लाइफ में आपको डायबिटीज, मेलाइटिस, इस तरह हार्ट डिजीज और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम से आप खुद को बचा ले। तो मतलब यह है कि हम फैमिलीज, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज, अब ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हु इज द टारगेट ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का टारगेट क्या है? तो नर्सिंग का टारगेट एक इंडिविजुअल पेशेंट भी है, फैमिलीज भी है और इसके साथ साथ कम्युनिटीज भी है। और कम्युनिटीज का जो रोल है नर्सिंग का वो अब डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर में।
तो ये नर्सिंग का डिफिनेशन है WHO के या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि नर्सिंग इज अ प्रोफेशन विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर फोकस ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, ताकि वो हासिल करे सो दे मे अटेन, मेंटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये नर्सिंग की एक इंटरनेशनल डिफिनेशन है। आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है नर्सिंग की डिफिनेशन, तो आप लोगों ने इस डिफिनेशन को अच्छी तरीके से जो है इसको याद रखना है। इस तरह नर्सिंग के थाउजेंड ऑफ डिफिनेशन है। नर्सिंग इज अ हेल्पिंग प्रोफेशन, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की इसके ईजी डिफिनेशंस भी है, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, लेकिन आप लोगों ने इस कंप्रिहेंसिव डिफिनेशन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अब ये हिस्ट्री है हेल्थ केयर सिस्टम का थ्रू आउट द वर्ल्ड की दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम की आज हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ये कौन से स्टेजेस से जो है ये गुजरा हुआ है और ये कहाँ तक जो है इसमें किन लोगों ने ये डेवलपमेंट लाई है। तो हम बात करेंगे 4000 BC बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। हम जिस दौर का जिक्र करते हैं तो हम उसके लिए BC का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। 4000 से लेके 3000 BC जिसको हम कहते हैं प्रीमेट्यूर टाइम। अब हम इसको प्रीमेट्यूर टाइम इसलिए कहते हैं कि इस दौर में हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत मामूली टाइप की डेवलपमेंट थी, यानी लोगों को डिजीज के हवाले से, पैथोजन के हवाले से, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इन चीज़ों के रिलेटेड लोगों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इलनेस एंड डिजीज वर अ पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड, यानी इलनेस और डिजीज को लोग कंसिडर कर लेते हैं पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड, कि अगर आप कोई बुराई करे तो इस बुराई के रिजल्ट में अल्लाह आपको सजा के तौर पर कोई डिजीज या इस तरह इलनेस जो है लाहिक करता है। तो मतलब यह है कि इस दौर में लोग इलनेस और डिजीज को एज अ पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड कंसीडर कर लेते हैं। ट्राइबल विच डॉक्टर ट्रीटेड इलनेस विद सेरेमोनियस, तो इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ किस्म के ट्राइबल विच डॉक्टर का मतलब यह है कि वो लोग जो कि होशियार थे किसी ट्राइबल में, किसी खानदान में, वो अक्सर डिजीज को कवर कर लेते थे विद सेरेमोनी। सेरेमोनीज का मतलब यह है वो कल्चर और ट्रेडिशनल वेज जो है आज भी आप लोग देखते हैं अपने खानदानों में, अपने ओल्ड जो है वुमेन्स को, अपने ओल्ड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर्स को, कि वो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ के लिए अपने क्लासिकल तरीके जो है उसको इस्तेमाल कर लेते थे। तो उसको हम कहते हैं ट्राइबल विच डॉक्टर, जो कि लोगों की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब ये किसी हद तक किसी न किसी जो है प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर सकते हैं। हर्ब्स एंड प्लांट यूज एड मेडिसिन, तो देखिए हर्ब्स का मतलब यह है पौधे, यानी वो स्मॉल टाइप के पौधे, इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स जिसको हम दरख्त कहते हैं, यानी हर्ब्स वो पौधे जिसका कोई तन्ना नहीं होता, जिसका स्टीम नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं हर्ब्स। तो मुख्तलिफ किस्म के हर्ब और प्लांट को एज ए मेडिसिन यूज़ कर लेते थे, और इसकी एग्जांपल्स क्या है, मॉर्फिन और इसके साथ साथ डिजिटेलस, और ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर लेते थे। आज भी लोग डिजिटेलस को हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, मॉर्फिन को मुख्तलिफ किस्म के मसल रिलैक्सेंट और एज ए सेडेशन हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ट्रिपेनेशन आर ट्रिपनिंग सर्जिकली रिमूव अ पीस ऑफ बोन फ्रॉम द स्कल। अब ट्रिपेनेशन या ट्रिपनिंग क्या है? ट्रिपेनेशन का मतलब यह है कि अगर आप स्कल के अंदर कोई होल्स बना ले, फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट का स्कल है और इसके अंदर आप कोई होल्स बना ले, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपेनेशन। ये मुख्तलिफ किस्म के लोग इस दौर में इस्तेमाल करते थे। एवरेज लाइफ स्पेन वॉज 20 ईयर्स। तो मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ के ट्रीटमेंट ना होने की वजह से लोगों का जो टाइम था जिंदगी स्पेंड करने का वो बहुत ज़्यादा कम था, और वो अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स कंसीडर किया जाता था। 3000 BC से लेके 300 BC तक, यानी हम मजीद जो है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के करीब जो है वो जा रहे हैं। तो 3000 BC से लेके 300 BC, जिसको हम कहते हैं एंशियन इजिप्टियंस, यानी इस दौर को हम इजिप्टियन दौर इसलिए कहते थे कि इस दौर में इजिप्ट के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाई हेल्थ केयर सिस्टम में। फिजिशियन वर प्रीस्ट, और इस दौर में जो फिजिशियन थे वो प्रीस्ट, जिसको हम पादरी कहते थे, उसको जो है वो एज ए फिजिशियन कंसिडर करते थे लोग, यानी जो पादरी हुआ करता था मजहब का, उसको लोग एज ए फिजिशियन जो है उसको दर्जा देते थे, और वो लोग मुख्तलिफ किस्म की डिजीज की ट्रीटमेंट करते थे। ब्लड लीटिंग आर लीचेस यूज एज मेडिकल ट्रीटमेंट। ब्लड लीटिंग्स का मतलब यह है कि अगर आप किसी पेशेंट से खून निकाल ले, या लीचेस एक टाइप के कीड़े है जो कि खून चूसता है, तो उसको जो है इस्तेमाल कर लेते थे मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट्स के लिए। एवरेज लाइफ स्पैन वॉज 20 to 30 ईयर्स। तो इस दौर में ये MCQs के लिए आप याद रखें कि एंशियन इजिप्टियन दौर में लाइफ की जो ड्यूरेशन थी वो कितनी थी, तो ये आप लोग इसको मेमोराइज करें MCQs के लिए। 1700 BC से लेके 220 AD का मतलब ये एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी का मतलब ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जो दौर शुरू होता है उसको हम कहते हैं
एनोडोमिनी, इसको हम कहते हैं एंशियंट चाइनीज दौर, यानी एंशियंट चाइनीज। तो इस दौर में चाइनीज लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाई और हेल्थ केयर का जो प्रोसेस थे, उसकी जो प्रोसीजर थे, वो चाइनीज लोगों के पास चले गए और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट इस फील्ड्स के अंदर लाई। बिलीव्ड इन द नीड टू ट्रीट द होल बॉडी बाई क्यूरिंग द स्पिरिट एंड नरिशमेंट द बॉडी। तो इस दौर में देखें दो डेवलपमेंट आ गई कि इस दौर में लोगों ने, यानी जितने भी फिजिशियन हुआ करते थे, उन्होंने दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है वो उसको अहमियत दे दी, उसको फोकस में लाया। तो सबसे पहले उन्होंने स्पिरिट यानी स्पिरिचुअलिटी को जो है उन्होंने एक अहमियत दे दी कि अगर एक बंदा स्पिरिचुअली ठीक है, वो जिस मजहब से बिलोंग करता है, अगर वो उस मजहब के जितने भी ट्रेडिशन कल्चर्स है, अगर वो रिचुअल्स है, अगर वो उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म्स करे तो उसको कोई डिजीज नहीं होगी। और दूसरी उन्होंने नरिशमेंट द बॉडी, उन्होंने फूड्स के ऊपर, न्यूट्रिशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे दी कि अगर एक इंडिविजुअल वो किसी डिजीज के साथ है, अगर हम उसको हेल्थी फूड जो है प्रोवाइड करें तो उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी और वो डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंट शो करेगा। तो मतलब यह है कि इस एंशियंट चाइनीज दौर में स्पिरिट के ऊपर, यानी उसकी जो है माइंड के ऊपर, उसकी रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे दिया और इसके साथ साथ नरिशमेंट के ऊपर। रिकॉर्डेड अ फार्माकोपिया ऑफ मेडिकेशन बेस्ड मेनली ऑन द यूज ऑफ हर्ब्स। तो इस दौर में फर्स्ट फार्माकोपिया जो है इसको रिकॉर्ड किया गया, इसको डेवलप किया। फार्माकोपिया का मतलब वो बुक्स, वो पम्पलेट्स जिसमें डिजीज के, जिसमें ड्रग्स के इंडिकेशन, ड्रग के यूजेस और इसके कंट्राइंडिकेशन, उसके साइड इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो उस बुक को हम कहते हैं फार्माकोपिया। और वो फार्माकोपिया में जितने भी मेडिसिन थे वो मोस्टली हर्ब्स यानी प्लांट्स की मेडिसिन जो है उसको इंक्लूड किया गया था। यूज थेरापी सच एज एक्वापंचर। तो एक्वापंचर का जो फिनोमिना है जो कि अभी भी यूज होता है, जिसको हम कहते हैं होजामा, जिसमें एक स्पेसिफिक डिवाइस के जरिए खून जो है इसको निकाला जाता है, तो ये इस दौर में स्टार्ट हुई थी। बिगन टू रिसर्च फॉर मेडिकल रीजन फॉर इलनेस। और इस दौर में लोगों ने सर्चिंग स्टार्ट की रीजंस बिहाइंड द इलनेस, यानी व्हाट्स द मेन काज ऑफ द illness, what is the reason due to which an illness or disease may happen inside the human body। यानी रीजंस क्या है, एक इंसान को टेम्परेचर है, श्यूरिंग है, तो उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, तो इसके लिए लोगों ने सर्चिंग स्टार्ट की। यानी मतलब यह है कि फर्स्ट रिसर्च जो है इस दौर से स्टार्ट हुई थी। एवरेज लाइफ स्पेन वाज 20 to 30 ईयर्स। तो इस दौर में जिंदगी का जो ड्यूरेशन था, एक आम इंसान, एक एवरेज इंसान जो जिंदगी गुजारते थे वो 20 से लेकर 30 ईयर्स तक हुआ करता था। 16 एंड 17 सेंचुरीज। तो अब हम थोड़े मॉडर्न दौर में, तो हम थोड़े जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। तो 16 और 17 सेंचुरीज में जो है वो कौन कौन से डेवलपमेंट थी। काजेस ऑफ डिजीज स्टिल नॉट नोन। तो इस दौर में भी लोगों को इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेनी पीपल डाइड फ्रॉम इन्फेक्शन। एक सिंपल इन्फेक्शन से भी लोग मरते थे, क्योंकि इसके लिए कोई जो है एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं था, कोई पेनिसिलिन वगैरह जो है जिसको डिस्कवर नहीं किया गया था। और इस तरह लोगों को ये भी पता नहीं था कि मलेरिया किस चीज से होता है, टाइफाइड किस चीज से होता है, तो लोगों को इसके बारे में कुछ जो है इंफॉर्मेशन नहीं थी। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप अलाउड फिजिशियन टू सी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इस दौर में चूंकि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से फिजिशियन इस कदर एबल हो गए कि उन्होंने डिजीज की काजिंग की जो मेन काज होती है, जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, उसको आइडेंटिफाई करना शुरू हो गया। एवरेज लाइफ स्पेन 35 to 45 ईयर्स। तो चूंकि इस दौर में डिजीज की काज जो है वो थोड़ी सी जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हुई, तो इसी वजह से इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है फिनोमिना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से लाइफ की जो स्पेन है वो थोड़ा सा एवरेज उसकी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग की जो है इसकी डेवलपमेंट, नर्सिंग की हिस्ट्री के हवाले से कि कौन कौन से एरियाज में नर्सिंग में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट आई है। इससे पहले हमने हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नर्सिंग के हवाले से। नर्सिंग इन एंशियंट टाइम। तो अब देखिए एंशियंट टाइम, क्लासिकल टाइम या प्रीमेटिव टाइम में नर्सिंग किस तरह थी। इन एंशियंट सोसाइटी हाउएवर मेन वर डिजिग्नेटेड टू केयर फॉर द सिक बिकॉज दे वर कंसिडर्ड प्रीस्ट, स्पिरिचुअल गाइड्स आर मेडिसन मैन। तो इसका मतलब यह है कि पिछले ज़माने में नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के हवाले था, क्योंकि मेल या पादरी हुआ करते थे या वो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, जिस तरह आप लोग ये मौलवी वगैरह देखते हो जो कि लोगों को दम वगैरह करते हैं, तवीज़ वगैरह करते हैं, या मेडिसन मैन, या कुछ लोग इस तरह होते हैं जिसको हम हकीम वगैरह कहते हैं, जो कि लोगों को मेडिसिन या उसको कोई ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब यह है कि चूंकि प्रीवियस दौर में ये जितनी भी हेल्थ केयर का निज़ाम है ये मेल के हवाले
हवाले था मेल के सुपुर्द, क्योंकि वो या प्रीस्ट थे या वो पादरी थे या वो किसी मजहब का पेशवा थे या इसके साथ साथ वो कोई मौलवी वगैरह रिलीजियस स्कॉलर हुआ करते थे या उसको मेडिसिन मैन का नाम दिया जाता था, तो इसकी वजह से वो लोगों की ट्रीटमेंट करते थे। तो मतलब यह है कि प्रीवियस दौर में नर्सिंग का जो प्रोफेशन है ये उनसे स्टार्ट हो गया है। There were no formal education available in ancient society, so the earliest nurse learned the tricks of the trade via oral tradition that were passed down from one generation to the next generation। तो इस फर्स्ट सेंटेंस का मतलब यह है कि चूंकि प्रीवियस दौर में नर्सिंग के लिए कोई जो है इस तरह फॉर्मल निज़ाम नहीं था, इस तरह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं थे, तो मतलब यह है कि जितने भी पहले नर्सिस हुआ करते थे वो एक जो है अपने जितने भी उसके ओल्ड प्रोफेशंस के लोग हुआ करते थे उसे वर्बली या उसको बाय ऑब्जर्वेशन जो है उसको फॉलो करते थे और उनसे नर्सिंग के स्किल्स और नर्सिंग के नॉलेज हासिल करते थे, और इस तरह ये नॉलेज जो है वर्बली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो है ट्रांसफर हुआ करती थी। तो मतलब यह है कि नर्सिंग के लिए ना कोई बुक्स थी, ना इसके लिए कोई जर्नल वगैरह जो है वो पब्लिश हुई थी। तो मतलब यह है कि लोग वर्बली और इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए नर्सिंग का जो नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कन्वर्ट करते थे। दे आल्सो लर्न हाउ टू नर्स पेशेंट बैक टू हेल्थ थ्रू ट्रायल एंड एरर बेसिस एंड बाय ऑब्जर्विंग अदर हु केयर फॉर द सिक। इसके साथ साथ लोग ट्रायल और एरर के बेस पे नर्सिंग का प्रैक्टिस करते थे, यानी अगर आप एक पेशेंट को कोई जो है केयर प्रोवाइड करे और उसकी वजह से वो ठीक हो जाए तो लोग वो अपना अडॉप्ट करते थे और वो प्रैक्टिस फिर जो है नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते थे, और इसके साथ साथ दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते नर्सिंग की नॉलेज लोग सीखते थे, नर्सिंग की प्रैक्टिस स्किल्स लोग सीखते थे और दूसरे लोगों तक वो कन्वर्ट करते थे। द अर्लीस्ट नर्सेज यूज प्लांट एंड हर्ब्स टू हील एंड बिलीव मैजिक कुड अफेक्ट वंस हेल्थ। इसके साथ साथ जितने भी क्लासिकल नर्सिस थे वो प्लांट्स और इसके साथ हर्ब्स की जो नॉलेज है, इसके साथ साथ जो मैजिक नॉलेज है जिसको हम जादू कहते हैं, वो अक्सर इनके जरिए जो है लोगों की ट्रीटमेंट करते थे और इस तरह ये ट्रीटमेंट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। अब हमने ये स्टार्ट किया है नर्सिंग की हिस्ट्री, यानी नर्सिंग की हिस्ट्री में प्रीवियस लोगों का कौन किस तरह रोल है और उन्होंने किस तरह जो है नर्सिंग का ये प्रैक्टिस, नर्सिंग की ये प्रोफेशन इसको स्टार्ट किया है। 15 to 19 सेंचुरीज, इस दौर को हम पीरियड ऑफ नाइटिंगेल भी कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ नाइटिंगेल हम इसलिए कहते हैं कि फ्लोरिस नाइटिंगेल जो कि 1820 में पैदा हुई थी इटली में, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखें, फ्लोरिस नाइटिंगेल ये इटली में पैदा हुई थी 1820 में, और इसकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से, उसकी थ्योरीज की वजह से इस दौर को हम कहते हैं नाइटिंगेल। और नाइटिंगेल जो है, फ्लोरिस नाइटिंगेल ये फाउंडर है नर्सिंग की, यानी मॉडर्न जो नर्सिंग हम प्रैक्टिस करते हैं, हम जो नॉलेज हम जो है अभी स्टडी करते हैं, ये जितना भी नॉलेज अब बीएसएन में पढ़ेंगे या इस तरह डिप्लोमा में पढ़ेंगे, इसकी जो बुनियाद है वो किसने रखी है, वो है फ्लोरिस नाइटिंगेल ने, और इसकी वजह से हम उसकी इंटरनेशनल डे भी सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल नर्सिंग डे, और इसके साथ साथ हम उसको एज ए फाउंडर जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं फ्लोरिस नाइटिंगेल को। Period of Nightingale, her education include the mastery of several ancient and modern languages। अब देखिए फ्लोरिस नाइटिंगेल की जो एजुकेशन बैकग्राउंड थी वो मास्टर थी, यानी उसको जो है मालूमात थी वो मास्टर थी, उसको जो है होल्ड थी मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, फिलासफी के ऊपर, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, आर्ट एंड म्यूजिक। तो मतलब ये है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को जो है इन सब चीज़ों के बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज था, और इसकी वजह से उन्होंने नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसको इन्हांस किया, मुख्तलिफ किस्म के फ्लोरिस नाइटिंगेल थ्योरीज पेश की, जो कि आप लोग पढ़ेंगे इसको अपने कमिंग सेमेस्टर्स में।